हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जो है ये प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे। उससे पहले प्रकाश के बारे में पढ़े थे, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जो है परावर्तन यानी प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन है। उसके बाद लास्ट क्या चाहिए, अपवर्तन है। आज हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन में जो जनरली चीज हम लोग के सामने होता है, तीन चीजें होती है। कितना चीजें होती है, तीन चीजें। क्या क्या चीजें होती है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग के पास जो है माध्यम होती है। तब माध्यम जो होती है, मीडियम जो होती है, ये दो टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है, दो दो टाइप का होता है। एगो होता है समांगी, जिसको बोलते हैं होमोजीनियस मीडियम। एगो होता है विषमांगी, विषमांगी होता है। ठीक। अब समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम का क्या मतलब होता है, इसमें जो होता है, सबसे पहले तो हम लोग माध्यम समझते हैं। माध्यम का क्या मतलब होता है कि प्रकाश से जिस भी माध्यम से चलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, यानी प्रकाश से जिस रास्ते से हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसी रास्ता को क्या चीज बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं। किसका माध्यम, तो प्रकाश का माध्यम। अब क्या चीज होता है, दो तरह का माध्यम होता है, एगो समांगी माध्यम, एगो विषमांगी माध्यम। जिसमें प्रकाश बेहद आसान रूप से चल पाता है, उसको समांगी माध्यम बोलते हैं। जिसमें प्रकाश जो है आसानी से गमन नहीं कर पाता है, उसको हम लोग विषमांगी माध्यम बोलते हैं। अब इसी तरीका से आता है क्या चीज, इसी तरीका से आता है दो। एगो होता है सघन माध्यम, क्या चीज होता है, सघन। एगो क्या चीज होता है, विरल। क्या चीज होता है, विरल। यही सघन, एगो होता है विरल। विरल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जटिल भी बोलते हैं। क्या चीज, जटिल। इसको जटिल भी बोलेंगे। और सघन का मतलब, यानी कि ये देखिए, सघन का मतलब होता है, सघन को बोलेंगे ये जटिल। क्या चीज बोलेंगे, जटिल। ठीक। लेकिन वह जब विरल का बात आएगा, तो विरल का मतलब क्या चीज होता है, सघन मतलब कि जटिल है, विरल मतलब क्या चीज, सरल। क्या चीज है, सरल माध्यम। ठीक। कौन सा माध्यम, सरल। उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेरर, उसको बोलते हैं डेंसर। डेंसर मतलब सघन होता है, रेरर, रेरर। ठीक, डेंसर। यानी कि इसमें प्रकाश बेहद आसानी रूप से चल पाता है, लेकिन इसमें प्रकाश बेहद आसान रूप से नहीं चल पाता है। बात समझ में आए, तो ध्यान से देखिए। अब परावर्तन में क्या होता है, तो प्रकाश जो है माध्यम एक से माध्यम दो में प्रकाश जब गमन करता है, जैसे ये आपके सामने माध्यम 1 है और ये क्या चाहिए, माध्यम 2 है। अब इसमें जब प्रकाश गमन करेगा, तो ये क्या होगा, अपने रास्ते जो ये है, इस रास्ते से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो यही जो मुड़ता है, इसी मुड़ने को ही बोलते हैं क्या चीज, प्रकाश का अपवर्तन हुआ। क्या चीज हुआ, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे क्या लिखल है कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। पारदर्शी माध्यम में जो है प्रकाश क्या चीज करता है, सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। गमन करता हुआ क्या चीज होता है, प्रतीत होता है। करे कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, तो यानी प्रकाश क्या चीज होता है, मुड़ जाता है। क्या चीज होता है, मुड़ जाता है। क्या चीज होता है, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। क्या क्या यह अब भी सरल रेखा में चलेगा, आपको बताना है कि नहीं चलेगा, अपनी दिशा बदलता है। हाँ, अपनी दिशा को भी ये क्या चीज करेगा, बदले। अपने अपने दिन प्रतिदिन कुछ अनुभव को दोहराएंगे, तो आप देखे होंगे कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल यानी तालाब या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। ये भी जो अगर आपसे पूछेगा कि किसी तालाब यानी कि किसी ट्रैंक अथवा तालाब की पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या रीजन है, तो आपको बताना है क्या चीज है, अपवर्तन। आगे कह रहा है, इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच या स्लेब, मोटा कांच या स्लेब की मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है, तो कांच के स्लेब के ऊपर से देखने पर अक्षर क्या चीज होता है, उठे हुए प्रतीत होता है। तो अक्षर का उठा हुआ प्रतीत होना कौन सा घटना को दर्शाता है, अपवर्तन को दर्शाता है। यानी कि
कोई भी अगर स्लेब है उसमें अगर पेंसिल रखा हुआ है तो पेंसिल अगर टेढ़ा प्रतीत हो रहा है, इसका क्या मतलब है? पेंसिल अगर टेढ़ा प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब है कि अपवर्तन का कारण है। बात समझ में आया? अपवर्तन का क्या चीज है? कारण है, ये चीज है। करा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है आगे देखते हैं हम लोग। तो क्या चाहिए, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबते देखा है? यह वायु अथवा पानी के अंतर पृष्ठ पर अर्थात पानी के ऊपरी सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। ये जो टेढ़ा प्रतीत होता है, इसका क्या रीजन है? अपवर्तन रीजन है। क्या चीज रीजन है? अपवर्तन। कह रहा है कि प्रतीत होती है। कर आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखी नींबू पार्श्व साइड से देखने पर, नींबू को पार्श्व साइड से देखने पर वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। ये सब किसका रीजन है? अपवर्तन का। इन अनुभवों को व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? ये सब का जो है अनुभव का व्याख्या आप लोग किस प्रकार करेंगे? करा आइए पानी में आंशिक रूप से डूबे पेंसिल के मुड़ने की घटना पर विचार करेंगे। मुड़ने की घटना पर हम लोग क्या चीज करेंगे? विचार करेंगे। कारण पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल से पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता है। कौन सा दिशा से आता है? विभिन्न दिशा से आता है, प्रतीत होता है। कारण इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पेंसिल जो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, उसका क्या रीजन? तो यानी प्रकाश जो है, यानी कहने का मतलब पेंसिल से पानी बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा में आती है, यानी भिन्न दिशा में आता हुआ उसको प्रतीत होता है, इसीलिए वह क्या होता है? मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अरे इन्हीं कारणों से जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लेब, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज है? इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको याद रखना है कि पेंसिल पानी से भरे तुलना में भिन्न दिशा में आता हुआ प्रतीत होता है। इसी रीजन से क्या होता है? वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। करा उसी कांच स्लेब पर रखे देखने से वह क्या होता है? उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका क्या रीजन है? तो पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। इसी रीजन से उसको पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। और बहुत बाकी कांच स्लेब पर रखते हुए, यानी कांच स्लेब में जो रखा हुआ पेंसिल रहता हुआ क्या होता है? उठा हुआ प्रतीत होता है। ये दोनों का रीजन क्या चाहिए? ये आगे, यदि पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव जैसे किरोसिन या तारपीन का तेल का प्रयोग करें, तब क्या तब भी पेंसिल उठा हुआ मुड़ी दिखाई देगी? यानी कि तब भी पेंसिल उतनी ही मुड़ी हुई दिखाई देगी। करा यदि हम कांच के स्लेब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लेब से प्रतिस्थापित कर दे, यानी कि स्थापित करने का मतलब इसको हटा दे और पारदर्शी प्लास्टिक के स्लेब रख दे, तो क्या तब भी अक्षर उसी ऊंचाई तक उठा हुआ प्रतीत होगा? कह रहा कि आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों के युग्मों के लिए इन पर्वों का विस्तार अलग अलग है। यानी कि अलग अलग माध्यम के लिए पर्वों का विस्तार क्या चीज है? अलग अलग है। क्या चीज है? अलग अलग है। यानी कि अलग अलग अगर वस्तु को रखिएगा तो उसका प्रभाव भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये प्रेक्षण सूचित करते हैं कि प्रकाश के सभी माध्यम में ही दिशा में गमन नहीं करता है। यानी कि प्रकाश जो है एक ही माध्यम में गमन नहीं करता। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। कैसी हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को विस्तार से क्रियाकलाप करके हम लोग क्या चीज करेंगे? समझेंगे। जैसे अब यहाँ क्रियाकलाप में क्या चीज बताया है? अब ये 10.1 में क्रियाकलाप में क्या बताया है? कड़ी पानी से भरी एक बाल्टीन की तली का एक सिक्का रखिए, यानी तली में एक सिक्का को रखिए। करें कि अपनी आंख को पानी के ऊपरी सतह पर किसी पारदर्शक साइड में रखकर सिक्के को एक बार में उठाने पर प्रयत्न कीजिए। ठीक, एक बार सिक्के को उठाने का क्या कीजिए? प्रयत्न कीजिए। आप सिक्का उठाने में सफल हो पाते हैं। करा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आप इसे एक बार करने में क्या सफल नहीं हो पाते हैं? करा अपने मित्रों को, यानी ये सब क्रियाकलाप क्या कर आपको
दोहराने के लिए। फिर आगे, किसी मेज पर एक बड़ा क्या चीज, उथला कटोरा रखकर उसकी तली में एक सिक्का रखे। ये क्रियाकलाप आपको क्या चीज करा, करने के लिए करा। कटोरे में पानी डालने पर सिक्का फिर से दिखाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि सिक्का जो है उसमें थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका क्या रीजन है, प्रकाश के अपवर्तन। बात समझ में? ये इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिया है, यानी कि आपके पास एक्सपेरिमेंट भी दिया और मेज पर रखे एक सफेद कागज की शीट पर एक मोटी सीधी रेखा खींचिए और इस रेखा के ऊपर एक कांच का स्लेब इस प्रकार रखे कि इसकी एक कोर इस रेखा से कोई कोण बनाए। स्लेब के नीचे आइए देखने भाग को पार्ट साइड से देखिए। क्या आप देखते हैं कि कांच के स्लेब से पानी स्लेब के नीचे की रेखा कोरों के पास मुड़ी हुई प्रतीत होती है? हाँ, जरूर मुड़ा हुआ प्रतीत। अब कांच के स्लेब को इस प्रकार रखिए कि यह रेखा के अभिलंबत हो, तब आप क्या देखते हैं, क्या कांच के स्लेब के नीचे रेखा का भाग मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? कांच स्लेब के रखने, यानी कि कांच रेखा को कांच के स्लेब के ऊपर से देखिए, क्या स्लेब के नीचे रेखा का भाग उठा हुआ प्रतीत होता है? ऐसा क्यों होता है? ये क्या बताना चाह रहा है, ये देखिए। अभी तुरंत जो बताए थे, ये जो बताए थे, यानी कि ये एक कांच का स्लेब है, ठीक। अब इस पे एक रे अगर आ रही है, ये नॉर्मल है, ये इधर मुड़ जाएगा, तो कह रहा है नीचे से देखने के लिए, तो आपको प्रतीत होगा कि मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जब आप ऊपर से देखिएगा तो आपको नहीं लगेगा कि ये मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक। ये लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये जिस रेखा से आ रहा है उसी दिशा में ये क्या हो रहा है, चला जा रहा है। बात समझ में आए? ये चीज है। आगे देखिए, कांच के कह रहा है कि कांच के आयताकार स्लेब। अब कांच के आयताकार स्लेब क्या चीज है? कांच का जो है ये आयताकार स्लेब, इसके लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, इस घटना के लिए क्या समझेंगे? यही अभी तुरंत जो हम आपके सामने बताए थे, यही जो हम आपके सामने क्या चीज किए हैं, बताए हैं। इस तरह से ये आप करिएगा, ठीक। यहाँ जैसे ये क्या हुआ है क्रियाकलाप में, यानी कि ये एक आपके पास जो है ये रेक्टेंगल जो है शेप है, इस रेक्टेंगल शेप पे क्या चाहिए, एक रे आ रहा है। आने के बाद ये क्या चाहिए, इसका वास्तविक रे ये जाने वाला है पी, लेकिन ये क्या चाहिए, जैसे मीडियम चेंज करेगा ये क्या हो जाएगा, अपने पथ से विचलित होगा। फिर विचलित होने के बाद फिर यहाँ भी इसका रिफ्रैक्शन हुआ था, यानी रिफ्रैक्शन हुआ। जैसे रिफ्रैक्शन हुआ तो फिर क्या हो गया, ये उधर जा गया, यानी कि रेयर से ये जो है ये क्या चाहिए, विरल माध्यम, विरल से सघन में जाएगा तो नॉर्मल कि और क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। और फिर जब ये जो माध्यम है, सीधा समझिए कि ये कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ठीक। और ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। फिर ये क्या चीज है, विरल माध्यम है, यानी कि विरल से सरल में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, लेकिन जब सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर। देखिए ये अभिलंब है, इससे ये दूर हो रहा है, इससे ये क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। यही दो कॉन्सेप्ट है बस। यही जो होता है इसी को बोलते हैं क्या चीज, विस्थापन, ठीक। इसी को क्या चीज बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। अब आगे देखिए, यही सब चीज यहाँ क्या चीज किया गया है, लिखा गया है। अब यहाँ दो चीज क्या चीज लिखा गया है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली, यानी कि अलग करने वाली, पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन के नियम। फिर प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। यानी कि म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर। यही चीज कह रहा, आगे कह रहा, इस नियम को स्नेल्स का नियम कहा जाता है। यानी इसी को क्या चीज कहा जाता है, स्नेल्स का नियम कहा जाता है। कह रहा है, कहते हैं यह कोण, अब ये कोण जो होता है 0 से बड़ा होता है आई, फिर आई से आई भी जो है आई से बड़ा होता है 90 डिग्री, यानी आई का जो मान है 0 और 90 के क्या होगा, बीच में होगा, 0 और 90 के बीच में होगा। इसी को यहाँ लिखल है कि साइन आई बटे साइन आर को क्या चीज बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसी चीज को बोलेगा तो ये μ1 साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, μ2 साइन आर। ये μ2 साइन क्या हो जाएगा, आर। अब इसी चीज को जब आप लिखिएगा
इसी चीज़ को जब आप लिखिएगा तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, साइन आई बटे कते हो जाएगा साइन आर, और इधर क्या चीज़ हो जाएगा म्यू टू बटे कते हो जाएगा म्यू वन। ये सब चीज़ आपको आपको क्या चीज़ करना है, याद रखना है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ क्या चीज़ लिखा है, कह इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अगर आपको पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ कहते हैं, तो बोलेंगे कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या चीज़ कहते हैं, अपवर्तनांक। यानी ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये म्यू टू बटे म्यू वन है, यही साइन आई बटे क्या चीज़ है साइन आर है, यानी कि दूसरे माध्यम के सापेक्षिक अपवर्तनांक। सबसे पहले दूसरे माध्यम को लिखते हैं, इसी को क्या चीज़ बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आए ये चीज़। अब आगे देखिए क्या चीज़ है, आगे है अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक में क्या चीज़ बोलेंगे हम लोग, अपवर्तनांक में क्या चीज़ बोलेंगे, तो यहाँ क्या चीज़, जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करते हुए एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो यह एक माध्यम से अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। किन्हीं दिए हुए माध्यम के योग के लिए दो होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तन के रूप में कैसे किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यानी कि ये अपने दिशा से कैसे हो जाता है, प्रकाश विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम लोग कैसे बोलते हैं कि ये अपवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो समीकरण इतना में दाएं पक्ष में प्रकट होने वाले स्थिरांक के रूप में कैसे किया गया है, दिखाया गया। आगे अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की अपेक्षा चाल से, क्या चीज, चाल से, ये चाल से संबंध किया जाता है। किससे किया जाता है, चाल से संबंध किया जाता है। यह देखा गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चालों से संचरित होती है। यानी कि प्रकाश जो है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। संचरण भी क्या होती है, अलग अलग। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में कते होता है 3 × 10⁸ यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब वही आपको कांच में बोलेगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या इतना होता है, नहीं, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि चलता है जो प्रकाश की किसी भी माध्यम में हो सकने वाली द्रुततम चाल है। ठीक, ये सबसे स्पीड। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी क्या होती है, कम होती है। हवा में जो प्रकाश होती है थोड़ी कम। कांच या पानी में यह यथेत रूप से यह घट जाती है। यानी अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है, तो बोलना है कांच या पानी में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। दो माध्यमों के युग के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों के प्रकाश की चाल पर क्या करती है, निर्भर करती है। यह इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों माध्यमों के युग के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर क्या करती है, निर्भर करती है, जैसे कि नीचे दिए गए। बस अब आगे देखिए, दर्शाए कि प्रकाश की किरण ये माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश कर रही है। तो मान लीजिए कि प्रकाश की चाल माध्यम एक में v1 तथा माध्यम 2 में v2 है, तो माध्यम 2 का अपवर्तन एक के सापेक्ष। ये भी चीज आपको लिखने के लिए बोलेगा, ये भी चीज लिखना पड़ेगा। ये भी चीज आपको लिखना पड़ेगा। माध्यम 2 का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, एक में प्रकाश की चाल तथा 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसे प्रायः इतना से सूचित किया जाता है। अगर आपको 2 के सापेक्ष एक बोलेगा तो कितने हो जाएगा, या किस, एक के सापेक्ष 2 बोलेगा तो एक पहले बाद में 2, 12। तो ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये इसको बोलेंगे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल ऊपर में लिखेंगे, फिर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल नीचे। करा माध्यम 2 का एक के सापेक्ष था, जिसके सापेक्ष करा, यानी कि किसके सापेक्ष करा, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, तो 1 के सापेक्ष करा, उसको ऊपर में उसको बाद ये नीचे में। ठीक, अब आगे देखिए, करा माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष। जब 2 के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलेगा 2 को बोलेगा तो 2 को ऊपर में, 1 को कहाँ, नीचे में। ये हो जाएगा v2 बटे v1, ये हो जाएगा कितने, 12।
अभी तुरंत हम लिखे थे। ठीक, ये दोनों चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे क्या चीज कह रहा, ये भी समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा कि यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है, यानी कि निर्वात या क्या चीज है, वायु है, तब माध्यम 2 का अपवर्तन निर्वात के सापेक्ष माना जाए तो यह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह केवल N2 से निरूपित किया जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं, N2 से। कह रहा यदि वायु में प्रकाश की चाल C है तो माध्यम में प्रकाश की चाल B है, तब अपवर्तनांक कितने हो जाएगा, Nm होगा। यानी वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी n बराबर फार्मूला हो जाएगा C बटे कते V। n बराबर फार्मूला कते हो जाएगा C बटे V, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब आगे देखिए क्या चीज कह रहा माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल क्या चीज कहलाता है, अपवर्तनांक ही कहलाता है। अनेक माध्यम का अपवर्तनांक दिए गए हैं। सारणी में जो है अनेक अपवर्तनांक क्या किया गया है, दिया गया है। जैसे जल का अपवर्तनांक अगर आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ये होता है 1.33, यानी कि इसको हम लोग याद करते हैं 4/3, 4/3। तब पानी का अगर अपवर्तनांक अगर आपसे पूछेगा तो कते बोलेंगे 4/3। इसी को हम लोग क्या चीज लिखते हैं 1.333, बहुत ही 3 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आए। आगे देखिए, वायु में प्रकाश का वेग, जल में प्रकाश का वेग क्या चीज बोला गया है, आगे देखते हैं। कि वेग का अनुपात इतना है। इसी प्रकार क्राउन कांच का अपवर्तनांक, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्राउन कांच का अपवर्तनांक जो होता है ये 1.52 होता है। ऐसे आंकड़े अनेक स्थानों पर उपयोग है, यानी आपको याद रखना है कि क्राउन का अपवर्तनांक जो होता है 1.52 होता है। 1 पॉइंट कितने होता है, 52 होता है। अब आगे देखिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए क्या चीज दिया हुआ, कह रहा है कि वायु का अपवर्तनांक कितने हो जाएगा 1.3303, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक लिख देते हैं। ये जल का अपवर्तनांक को याद रखना है 4/3 या 1.33। अल्कोहल का अपवर्तनांक ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत ज्यादा भी गया है, 1.36। केरोसिन तेल का 1.44। आगे संगलिंड क्वार्टर्स का 1.46 होता है। तारपीन तेल का 1.47 होता है। फिर बेंजीन का, ये बेंजीन का 1.50। क्राउन कांच का आपको अभी तुरंत बताए थे 1.52 होता है। आगे देखिए कनाडा बाल्सम का ये 1.53 होता है, यानी इससे 1 पॉइंट यानी 0.01 अधिक होता है। खनिज नमक का 1.54 होता है, फिर ये भी ज्यादा है। आगे कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड का ये सबसे अधिक होता है, यानी 1.63। लेकिन सघन फ्लिप्ड कांच का जो है ये 1.65 होता है, लेकिन रूबी इसका तो 1.71। फिर नीलम का जो होता है ये 1.77, लेकिन हीरा का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, ये पूछा जाता है 2 पॉइंट कते होता है 42। 2 पॉइंट कते होता है 42 होता है, 2.42। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे करना है, याद रखना है। ठीक, अगर याद नहीं रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा। अब इसमें क्या चीज बताया जा रहा है, ठीक, इसमें क्या बताया जाए कि आवश्यक नहीं है कि प्रकाश सघन माध्यम का दरमन घनत्व भी अधिक हो। ठीक, उदाहरण के लिए केरोसिन जिसका अपवर्तनांक से अधिक है, जल की अपेक्षा प्रकाश के सघन है, यद्यपि यह दरमन घनत्व जल से क्या चीज है, कम है। यहाँ भी इम्पोर्टेंट वाला चीज है कि क्या चीज इम्पोर्टेंट चीज है, आपको बताया जा रहा है कि नोट कीजिए कि आवश्यक नहीं कि प्रकाश सघन माध्यम, यानी कि आवश्यक नहीं है कि प्रकाश की सघन माध्यम का द्रव्यमान अधिक हो। उदाहरण के लिए केरोसिन तेल जिसका अपवर्तनांक क्या चाहिए, जल से अधिक है, जल की अपेक्षा प्रकाश की सघन है, इस यद्यपि इसका द्रव्यमान जल से क्या चाहिए, कम है। ठीक, जल से क्या चाहिए, कम है। आगे क्या चाहिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नहीं इंपोर्टेंट में, कि किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशीय घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। आगे प्रकाशीय घनत्व
का एक निश्चित क्या चीज है, संप्रीकार्त होता है, यह दरमन घनत्व के समान नहीं है। ठीक, इस अध्ययन में हम विरल माध्यम तथा सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में इसका अर्थ है कि प्रकाश के विरल माध्यम तथा प्रकाश की क्या चीज है, सघन माध्यम है। हम कब कह सकते हैं कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की सघन है? तो दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा सघन है। जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक वह क्या चीज है, सघन है। आगे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या चीज होती है, अधिक। अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाश की चाल जो है सघन माध्यम में अधिक होगा या विरल माध्यम में, तो आपको बताना है कि प्रकाश की चाल जो है विरल माध्यम में अधिक होगा और सघन माध्यम में क्या चीज होगा, कम होगा। ठीक, क्या चीज होगा, कम होगा। आगे कर विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश धीमी हो जाती है, विरल माध्यम में प्रकाश स्पीड अभिलंब की ओर झुक जाती है, सघन माध्यम में प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है। फिर ये सघन से जब विरल में जाती है तो इसकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या अभिलंब से दूर हट जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन करा, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछा प्रवेश करती है, क्या प्रकाश विरल अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए। यानी कि वायु में प्रकाश गमन करती प्रकाश की किरण, एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करेगी। जब जल में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से ये क्या चीज होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच के प्लेट में प्रवेश करती है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास क्या चीज आइडिया रहना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर का कहा कि प्रकाश वायु में इतना अपवर्तनांक की कांच प्लेट में प्रवेश करती है, यानी हम आपको बताए थे n बराबर क्या होता है, C/V। अब आपको क्या क्या चीज दिया हुआ ये देखिए ध्यान से। यहाँ पूछ रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल यानी अपवर्तनांक आपके पास थे, ये 1.50, ये क्या चीज दिया हुआ है, C दिया हुआ है। 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, नीचे में क्या चीज है, V। अब जब इसको निकालना चाहिएगा तो V यहाँ चल जाएगा और ये 3 गुना 10⁸ बटे कते हो जाएगा 1.50। अब जब ये पॉइंट को उड़ाइएगा तो ऊपर में हो जाएगा कते 100, इससे ये खत्म हो जाएगा। अब 15 से जब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 गुना 10⁸ मीटर पर क्या चीज सेकेंड हो जाएगा V। ये हो जाएगा, सबसे आसान है ये। आगे सारणी इतना से अधिक प्रकाश घनत्व माध्यम को व्यक्त कीजिए, न्यूनतम प्रकाश से घनत्व के माध्यम को भी क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। निकालने के लिए कहा कि आपको केरोसिन तेल, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए, इनमें से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, सारणी देख करके बताइए। यानी कि जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा उसमें प्रकाश अधिक चलेगा, जिसका अपवर्तनांक अधिक रहेगा उसमें प्रकाश कम चलेगा। हीरा का अपवर्तनांक इतना होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? यानी कि इसमें प्रकाश का अपवर्तनांक जो है 2.42 है, यानी कि इसमें प्रकाश जो है उसी में क्या हो जाता है, ज्यादा मुड़ता है, यानी प्रकाश उससे बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक, आगे है गोलीय लेंसों का अपवर्तन। गोलीय लेंसों का क्या चीज, अपवर्तन। अब गोलीय लेंस में जब अपवर्तन होगा, कहा कि आपने किसी घड़ी साइज को बहुत छोटे पूर्वजों को देखने के लिए छोटे आवर्धन लेंस का प्रयोग करते देखा होगा। ठीक, यानी पूर्वज को जो है घड़ी साइज को क्या कभी आपने आवर्धन लेंस के पृष्ठ को अपने हाथों से छूकर देखा है? कह लेंस के सतह को क्या आपने छू करके देखा है? क्या इसका पृष्ठ समतल है, इसका पृष्ठ समतल है या वक्र है? क्या आप बीच से मोटा है या किनारे से, यानी बीच से मोटा है या किनारे से? चश्मे में आप लेंसों का ही प्रयोग करते हैं, घड़ी साइज के आवर्धन में भी लेंस लगा रहता है। लेंस क्या है, यह प्रकाश किरण को किस प्रकार मोड़ता है। इस अनुच्छेद में हम
विषय में क्या चीज करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी लेंस के बारे में हम लोग क्या चीज करेंगे, अब पढ़ेंगे। उसी का करेंगे, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। अगर लेंस के बारे में आपसे अगर फॉर्म पूछेगा तो बोलना है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या चीज कहलाता है, लेंस कहलाता है। कह रहा है कि इसका अर्थ यह है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ क्या चीज होना चाहिए, कम से कम एक पृष्ठ जो है, एक पृष्ठ जो है गोलीय होना चाहिए। करा ऐसे लेंसों में दूसरे पृष्ठ समतल हो सकता है, यानी कि ऐसे लेंसों में दूसरे पृष्ठ को आप क्या चीज कर सकते हैं, समतल रख सकते हैं। किसी लेंस में बाहर की ओर, हाँ, अब कोई लेंस होता है जिसमें बाहर की ओर उभरा हुआ दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, ऐसे लेंस को दो उत्तल लेंस कहते हैं। करा इससे केवल उत्तल लेंस भी कह सकते हैं जिसमें बाहर में होगा, ठीक। जैसे ये इस तरह के लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। कह रहा है कि यह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे पे पतला और बीच में मोटा। कह रहा उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को ये, अब आगे जो है ध्यान से देखिए क्या चाहिए, ठीक। आगे क्या चीज कह रहा है, हाँ, आगे कह रहे तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को दर्शाए अनुसार, इसमें दर्शाया गया है, इसमें दर्शाया गया अभिसरित करता है। ये चीज आपको याद रखना है कि यानी कि अभिसरित करता है, ये प्रकाश को जो है ये क्या चीज करता है, अभिसरित। अभिसरित करने का मतलब होता है कि वह एक बिंदु पे प्रकाश को मोड़ देता है, इसीलिए उत्तल लेंस को, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, आपको ये बोलना है कि, आपको ये बोलना है कि ये प्रकाश को, यानी प्रकाश को एक बिंदु पर क्या चीज करता है, अभिसरित करता है, इसीलिए इसको क्या चीज बोला जाता है, उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रकाश के सभी किरणों को एक बिंदु पर क्या चीज करता है, अभिसरित कर देता है। कारण इसी प्रकार है एक दो उत्तल लेंस के अंदर, एक दो उत्तल लेंस के अंदर की ओर वक्रित होता है। इसका किधर होता है, वक्रित, अंदर की ओर वक्रित होता है। ये जो दिख रहा है ये किधर वक्रित है, अंदर की ओर क्या चाहिए, ये वक्रित है। आगे करा या बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा, यानी बीच में पतला, किनारे में देखिए मोटा, बीच में पतला, किनारे में क्या चीज होता है, मोटा। ऐसे लेंस प्रकाश की किरणों को अनुसार अभिसरित करता है, यानी कि ये एक बिंदु पर अभिसरित नहीं, ये एक बिंदु पे, यानी एक बिंदु से प्रकाश को क्या चीज करता है, ये फैला देता है, यानी कि ऐसे लेंस को अभिसारी लेंस। तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को क्या चीज बोलते हैं, अभिसारी लेंस। इसको अपसारी, उसको अभिसारी। इसको अपसारी इसीलिए कहते हैं ये फैला देता है, वह समेटता है, ठीक। अब इसको दो उत्तल लेंस के नाम से भी पढ़ाया, इसको क्या चीज किया जाता है, जाना जाता है। तो ये था अवतल लेंस का और उत्तल लेंस का। अब आगे क्या चीज दिया हो, कहा कि किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल हो, दोनों का पृष्ठ होते हैं, यानी दोनों में क्या चीज होता है, पृष्ठ। कहा इनमें से प्रत्येक पृष्ठ का, पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, प्रत्येक क्या चीज होता है, एक गोले का भाग होता है। इन गोले के केंद्र को क्या चीज कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। लेंस का वक्रता केंद्र प्रायः सी होता है, सी द्वारा इसको क्या चीज किया जाता है, निरूपित करा, क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र है। अब ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, इसीलिए इन्हें C1 तथा C2 द्वारा क्या चीज किया जाता है, निरूपित किया जाता है। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाले एक काल्पनिक सीधी रेखा मुख्य अक्ष या क्या चीज कहलाती है, प्रधान अक्ष कहलाती है, ठीक। ये जो है लेंस जो है, ये जो लेंस है, ये वक्रता केंद्र से जो, वक्रता केंद्र से जो रेखा गुजरती है, इसी रेखा को क्या चीज कहा जाता है, या तो मुख्य अक्ष कहा जाएगा, इसी को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। कारण लेंसों का केंद्रीय बिंदु, लेंस के जो बीच में केंद्र होता है, इसको क्या चीज बोलते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। कारण इसी प्रायः O से निरूपित किया जाता है। इसको किससे निरूपित किया जाता है, O से। कारण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से
गुजरने वाली प्रकाश की किरण। अब इससे जो कोई भी रे अगर गुजरेगा तो ये सीधा निकल जाएगा, यानी उसको कोई मोड़ नहीं सकता है। ठीक, विचलन के निर्गत होते तो लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रवाही द्वारा व्यास कहलाता है। यानी कि ध्यान से देखिए क्या चीज है, कह रहा है कि गुजरने वाले प्रकाश की किरण बिना विचलन के क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है। यानी कि बिना विचलन के ये क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है। यानी कि ये विचलित नहीं होता है। ये प्रकाशीय केंद्र से जब कोई भी रेखा गुजरेगा तो वह सीधा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, वह कहीं भी मुड़े उड़ेगा नहीं। आगे कह रहा है गोले लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रवाही व्यास है, इसका क्या चीज कहलाता है, द्वारक कहलाता है। इसका क्या चीज कहलाता है, द्वारक यानी अपर्चर कहलाता है इस अध्ययन में। ठीक, आगे केवल उन्हीं लेंसों का सीमित रखेंगे जिसका द्वारक वक्रता त्रिज्या बहुत क्या चीज हो, दोनों प्रकाशीय केंद्र के समान, दोनों प्रकाशीय केंद्र के समान दूरी पर स्थित हो, समान दूरी पर क्या चीज हो, स्थित हो। ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। क्या चीज कहलाते हैं, पतले लेंस कहलाते हैं। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो वह परावर्तन या अपवर्तन के बाद जो होता है वह क्या चीज होता है, फोकस से होकर गुजरता है। वह किससे होकर गुजरता है, तो वह फोकस से होकर गुजरता है। आगे आपके सामने करा चेतावनी, क्रियाकलाप करते समय 8वां चेतावनी करा कि सूर्य की सीधी या लेंस से न देखें, यानी कि प्रकाश को करा लेंस से सीधे नहीं देखने के लिए। ठीक, आगे कागज सुलगने लगता है, यानी कि फोकस पे जब आप कागज को रखिएगा तो कागज क्या होने लगेगा, सुलगने लगेगा, यानी जलने लगेगा। आपको मालूम है कि फोकस पे प्रकाश का सभी किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती है, इसीलिए यानी कि वहाँ ज़्यादा जलनशील होने लगता है। ज़्यादा जलनशील होने का मतलब है कि वह क्या चीज करने लगेगा, उसको जलाने लगेगा। ठीक, आगे प्रकाश की किरण समांतर होती है, लेंसों द्वारा यह किरण एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में कागज पर अभी केंद्रित कर दी जाती है। वास्तव में कागज की शीट पर यह चमकदार बिंदु सूर्य के प्रकाश का क्या चीज होता है, प्रतिबिंब बनता है। एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी कि संकेंद्रण सभी ऊष्मा एक बिंदु पर उत्पन्न होगा। इसी कारण कागज क्या होने लगता है, जलने लगता है। यानी एक के बिंदु पर जो है संकेंद्रण बिंदु पर ऊष्मा उत्पन्न होगा। एक जगह अगर सूर्य का प्रकाश एकत्रित होगा तो संकेंद्रण ऊष्मा भी उसमें उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा तो ऑब्वियसली है कि वह कागज के टुकड़े को कैसे करेगा, जलाने लगेगा। अब हम एक लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों का विचरण करते हैं। जब हम ऐसी किरणों पर लेंस गुजारते हैं तो क्या होता है, अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या चीज होता है। कह कि उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण से किरणें आपतित होती है। ये किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाते हैं। मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। जिससे लेंस के एक बिंदु पर अभिसरित होगा तो उसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, लेंस का मुख्य फोकस। लेंस का क्या चीज बोलेंगे, मुख्य फोकस। आगे अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो रही है। ये किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात एक मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। यदि आप किसी लेंस के विपरीत पृष्ठ से समांतर किरणें को गुजारने दे तो आपको पहले से विपरीत दिशा में दूसरे मुख्य फोकस प्राप्त होगा। मुख्य फोकस को निरूपित करने के लिए प्रायः एफ दिखाया जाता है, यानी उस पॉइंट को दिखाने के लिए एफ से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तथापि किसी लेंस में दो मुख्य फोकस होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव है कि किसी लेंस में दो मुख्य फोकस होता है। किसी लेंस में जो होता है, किसी भी लेंस में जो होता है कितना मुख्य फोकस होता है, दो मुख्य फोकस होते हैं, F1 तथा F2। क्या चीज होते हैं, F1 तथा F2 द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाश की केंद्र से फोकस दूरी कहलाता है। क्या चीज कहलाता है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को अब छोटका F से डिनोट करते हैं, निरूपित किया जाता है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार ज्ञात की जाती है। अब फोकस दूरी भी किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, ये सब चीज हम लोग आगे देखने वाले हैं। आगे अब लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल लेंस में 6 जगह पे प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा कितने जगह पर बनेगा, तो 6 जगह पे प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान से देखिए, पहला जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, F2 पे। ये बात ध्यान है। अत्यधिक छोटा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब वस्तु 2F के परे रहेगा,
यानी अनंत और 2f पे रहेगा, 2f1 पे रहेगा, तो इसका प्रतिबिंब f2 तथा 2f2 के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, और वस्तु वास्तविक तथा क्या चीज बनेगा, उल्टा बनेगा। आगे जब 2f पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब यानी 2f1 पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका इमेज 2f2 पे बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक और क्या चीज बनेगा, उल्टा बनेगा। आगे जब ऑब्जेक्ट f1 तथा 2f2 के बीच फोकस f1 पर, तो देखिए 2f2 से परे अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। आगे बड़ा यानी विवर्धित, असीमित रूप से बड़ा होगा, यानी वास्तविक और क्या चीज होगा, उल्टा, अथवा अत्यधिक विवर्धित यानी बड़ा बनता। आगे जब f1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में रहेगा तब जिस ओर बीम है लेंस के उसी ओर बनता है, यानी जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, यानी विवर्धित, आभासी और सीधा। एक जगह क्या चीज बनता है, उल्टा बन रहा है, तो यानी एक जगह काला यानी आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, और वह क्या चीज बनेगा, सीधा बनेगा। और जब अवतल लेंस का बात कीजिएगा तो इसमें दो जगह प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पे अत्यधिक छोटा होता है, यानी बिंदु आकार का, आभासी तथा सीधा बनता है। जब वही अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच में जब वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस यानी f1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, और आभासी तथा सीधा बनेगा। ये दो गो है, यानी कि उत्तल लेंस में 6 जगह पे प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में 2 जगह पे प्रतिबिंब बनता है। और ये सब का हम लोग को क्या चीज करेंगे, आपको रे का किरण बना बना के दिखाएंगे, जैसे किरण आरेख के उपयोग द्वारा लेंसों का प्रतिबिंब बनना। अब इसमें जब वस्तु फोकस पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, यानी f1, यानी वस्तु जब अनंत पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, f2 पे। अब इसमें देखिए इसमें भी जब वस्तु अनंत पे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, f1 पे, लेकिन इसमें प्रतिबिंब बनता है f2 पे, तो इसमें प्रतिबिंब बना है f1 पे। ये पहला केस है। अब दूसरा केस में क्या चीज है, दूसरा केस में दूसरा यानी कि इस केस में ये है कि जब प्रकाश की किरण समांतर अगर आती, यानी कि बिंदु से यानी बीम से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात में दर्शाए, यानी कि जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो यह परावर्तन के बाद जो है, यानी कि यह अपवर्तन के बाद जो है मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। इसमें भी जब प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो ये मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। अब इसमें क्या चीज दूसरा है कि जब प्रकाश की किरण जो है फोकस से हम लोग क्या चीज करते हैं, अभिसरित करते हैं, तो ये अपवर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। सिमिलर इसमें भी है कि यानी कि जब इसको हम लोग यानी कि फोकस पे अभिसरित करते हैं तो ये अपवर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अब यहाँ क्या चाहिए, जब प्रकाश की किरण को प्रकाशीय केंद्र से लेकर के आते हैं तो यह प्रकाशीय केंद्र से ही क्या हो जाती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक, इसमें वही चीज हो रहा है। तीसरा केस, अब लास्ट क्या चाहिए, अब यहाँ प्रतिबिंब बनाया गया है। जब वस्तु अनंत पे है तो इसका प्रतिबिंब f2 पे है, यहाँ भी जब वस्तु, अब यहाँ अनंत और 2f1 के बीच में जब रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ वस्तु जब 2f पे रहेगा तो प्रतिबिंब क्या चीज बनेगा, 2f2 पे बनेगा। इसमें देखिए जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f2 के परे बनेगा। फिर यहाँ देखिए जब वस्तु f1 पे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, यहाँ भी यानी कि 2f1 के परे रहेगा, उधर रहेगा तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। आगे देखिए, आगे जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। अब यहाँ देखिए इसमें क्या चाहिए, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत पे, लेकिन इसमें प्रतिबिंब क्या चीज बनेगा, इसमें f1 पे प्रतिबिंब क्या चीज कर रहा है, दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए जब 2f1 और f1 के बीच में रहेगा तो इसका इमेज क्या चीज बनेगा, प्रकाशीय केंद्र और f1 के बीच में बनेगा। तो इस तरह से इमेज बनता। आगे गोले लेंसों के चिन्ह परिपाटी, अब इसमें चिन्ह परिपाटी में भी क्या चाहिए, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, यानी प्रधान अक्ष अब इसमें भी चिन्ह परिपाटी में भी क्या चाहिए, चिन्ह परिपाटी में यह है कि प्रधान अक्ष के समांतर मापी गई दूरी, यानी कि प्रकाशीय केंद्र से कोई भी दूरी को मापेंगे तो इसमें कहाँ से मापेंगे, प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे। उसके बाद प्रकाशीय केंद्र की
आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, लेकिन तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। उसके बाद प्रकाशीय केंद्र के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, लेकिन नीचे मापी गई दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। फिर यही चीज आगे जो है लेंस सूत्र जो अगर फाइंड कीजिएगा तो 1/v - 1/u बराबर 1 कैसे होता है, f। अब जब इसमें आवर्धन का बात करेंगे तो वही चीज होगा, m बराबर h डैश बटे h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा बस। अब इसमें जो है जब डिस्टेंस में जब हम लोग आवर्धन लिखेंगे, मैग्निफिकेशन लिखेंगे, तो ये v बाय कैसे हो जाता है, u, इसमें माइनस नहीं होगा। ठीक, अब इसमें हम लोग के पास नॉमरिकल है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी इतना है, बीम को लेंस की कितनी दूरी पर रखे कि इसका जो है लेंस से इतना दूरी पर प्रतिबिंब बने और लेंस उत्पन्न आवर्धन भी कैसे कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब अवतल लेंस का बात कीजिएगा, इसमें जब फोकस का बात कीजिएगा, इसका एफ का बात कीजिएगा, तो इसमें एफ क्या हो जाएगा, इसमें नॉर्मली जो एफ हो जाएगा, एफ क्या होगा, नेगेटिव होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रखे कि इसका बीम का लेंस से इतना दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी भी क्या चीज दिया हुआ है, इसमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें क्या चीज कहने का रहा, यू निकालने का रहा। अब देखिए हम लोग जानते हैं लेंस सूत्र से 1/v - 1/u बराबर कते, 1/f। अब आपको ये निकालना है तो 1/v - 1 कते हो जाएगा, f बराबर 1/u। अब यहाँ से मान रख दीजिए। अब जब यहाँ मान रखिएगा तो v का मान कते, 1/10 माइनस 1 कते -15 बराबर 1 कते हो जाएगा u। अब ये प्लस हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम भी इतना हो जाएगा। एलसीएम इतना ले लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 15 प्लस कते 10 बराबर 1/u। और जब u का मान निकालिएगा तो ये 150 या बाय कते हो जाएगा, ये 25। इससे काटिएगा तो u का मान कते निकलेगा, 6 सेंटीमीटर। u का मान कितना निकलेगा, 6 सेंटीमीटर। u का मान कितना निकलेगा, 6 सेंटीमीटर। अब एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि देखिए मिस हो गया, क्या चीज मिस हो गया, इसमें प्रतिबिंब दूरी भी जो बनेगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव में ही बनेगा। ठीक, तो ये दोनों नेगेटिव में लीजिएगा। दोनों नेगेटिव में अगर लेंगे तो ये भी माइनस में जाएगा। ये अगर माइनस में जाएगा तो सीधा सीधा ये माइनस हो जाएगा। ये अगर माइनस में हुआ तो आपको कत्ते बचेगा, 5। यहाँ ओनली 1 कत्ते बचेगा, 5। अब 5 से काटिएगा तो ये कत्ते हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। कत्ते हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब एक चीज ये भी है, ये दोनों माइनस में, लेकिन नीचे वाला जो देखिए ऊपर में तो माइनस चल जाएगा। यहाँ देखिए इसको जहाँ हम लोग फिर से अगर इसको कैलकुलेट करें, फिर से हम लोग क्या चीज करें, इसको कैलकुलेट करें तो क्या चीज हो जाएगा, यही अगर ये सब चीज अगर